तो मरकजी वक्फ बोर्ड की 80वीं बैठक के बाद मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने, जो अक़लियती फलाह व बहबूद के वजीर हैं, उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली सरकार चाह रही है कि देश में वक्फ की इमलाक पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सामुदायिक भवन और बहुत सारी चीज़ें बने, जो यहाँ के हमारे बच्चों के लिए, जो हमारे पुरखों ने सोचा था, उसके वाकई उसका जो है सही इस्तेमाल हो सके, वो सोच पूरी तरह से ज़मीन पर साकार हो सके। और उसके लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 100% फंडिंग का फैसला किया गया है। सोचिए कितना बड़ा काम होने जा रहा है, ये कोई सोच नहीं सकता था। और उस सरकार के लिए, जिसके लिए इतना डर बैठाया गया था कि ये आएंगे तो तुम्हें खा जाएंगे, निगल जाएंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तुम्हें भगा देंगे। आप सोचिए, ये हास्यास्पद है। मैं मुस्कुराकर हंसते हुए ये बात कह रहा हूं, ये हंसी की बात है। और उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ी नजीर है, एक मिसाल है, जो इस तरह की झूठी डराने वाली बातें किया करते थे। उन्हें किसी बात का कभी खौफ नहीं रहा, खुदा का खौफ नहीं रहा। कैसे कैसे जुमले, कैसी कैसी बातें, कैसी कैसी मिसालें गढ़ी जाती हैं। और आज भी सोशल मीडिया पर वही चल रहा है। आज भी कहीं ना कहीं वो प्रोपेगेंडा मरते तक चलाने की कोशिश है, घायल होकर भी, गिरते तक, लड़खड़ाते हुए चलाने की कोशिश है कि हमारी दुकानदारी कहीं खत्म ना हो जाए। मैं चाहता हूं आप लोगों से, खासतौर से मैं मुफ्ती साहब के पास पहले चाहूंगा, ये जो डर है इसकी परतें बहुत गहरे तक हैं। अभी भी लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। फिरोज बख्श साहब कह रहे थे कि हमने 20%, 15% लोगों को अपनी तरफ लाने की कोशिश की, वो आए हैं। ये भी बहुत कम है। ये डर कब तक जाएगा? क्या इसके लिए 50 साल लगेंगे मुफ्ती साहब? और नहीं, देखिए, आपको अब 50 साल की ज़रूरत नहीं है। दरअसल ऐसा है कि इस वक्त जो है ये निज़ाम कुदरत है कि वो कहते हैं कि उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। और एक मिसाल और है कि घोड़ा लंगड़ा है, उसका घोड़ा लंगड़ा है, ज़रा आहिस्ता चलता है। तो अब वो चीज़ आ गई है। मैं आपको बताऊं कि देखिए, ट्रांसपेरेंसी के पिछले 5 साल हमने देखे कि अभी फिरोज़ साहब ने भी कहा और आपने भी ये बात कही कि ट्रांसपेरेंसी और डिजिटलाइज जो इस वक्त किया गया है, इससे और ट्रांसपेरेंसी आएगी, जिसके लिए हमने इस देश के अंदर करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और वो उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे जब पिछली सरकार आई तो कहीं ना कहीं हमारा उसमें योगदान था। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो है, जो इस वक्त वज़ीर हैं हमारे, मैंने 5 साल से उन्हें वाच किया है कि मुख्तार अब्बास नकवी, जिस तरह से मैंने देखा और उनका जो मिलने का लोगों से तरीक़ा था, तो मैं ये सोचता था कि अगर कोई और आएगा तो थोड़ा शायद फिर टाइम लगेगा। तो मैं इसके लिए भी मुबारकबाद कि वो आए और उन्हें 5 साल फिर काम करने का मौका मिलेगा। और उन्होंने एक अच्छा वो किया है और अच्छी टीम बनाने की कोशिश की है। मैं मुख्तार अब्बास नकवी के कार्यों को सराहता हूँ और उन्होंने बहुत टैलेंट दिया है अल्लाह ने उन्हें। तो मैं एक बात ये कह रहा था कि अब ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। वो ये था कि 2003 में इमरान भाई, हमने RSS और विश्व हिंदू परिषद के लोगों से कांटेक्ट किया और कहा कि जब बहुत ज़्यादा इस तरह के हालात बन गए थे कि इन लोगों ने ज़्यादा आगे आने की कोशिश की, हमने इसकी परवाह नहीं की कि हमें कोई क्या कहेगा। तो हमने मस्जिद में बिठाया 17 सितंबर 2003 को, जिसमें आदरणीय इंद्रेश जी और सुदर्शन जी और आजहानी विष्णु हरि डालमिया जी, जो विश्व हिंदू परिषद के उस वक्त अध्यक्ष थे। और हमने ये कहा कि आओ हम बैठ कर के हम मुसलमानों को और RSS और BJP और विश्व हिंदू परिषद के लोगों से कहना चाहते हैं कि आप राष्ट्र की बात करते हो और हम भी राष्ट्र की बात करते हैं, तो आखिर हम में दूरियां क्यों हैं? और हम ये बात समझते थे। मैं 30 साल का मेरा ये एक्सपीरियंस है। मैं 30 साल से मुसलसल कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरह से, और मैंने वेद को, कुरान का मुताला किया, जब मैंने ये महसूस किया कि RSS दूध और खून के रिश्तों की बात करती है, वो एक आत्मीयता की बात करती है, वो एक आखिरी जो पंक्ति में बैठा हुआ आदमी है और चींटी और पहाड़ की बात करती है। तो मेरे जहन में ये बात आई कि मुसलमानों को क्यों उनसे दूर रहना चाहिए और उनसे दूरी जो है ये उचित नहीं है। तो फिर हमने बिठाया और उसके बाद इंद्रेश जी ने पूरे मुल्क में काम कर रहे हैं और आदरणीय इंद्रेश जी ने, लेकिन मुस्लिम राष्ट्र, ठीक है, मुस्लिम राष्ट्र बना, वो अपना काम कर रहा है, हम ठीक है, नहीं, हम बराबर काम कर रहे हैं। फिरोज बख्श साहब, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच या इस तरह की, एक मिनट सर, इस तरह मैं आ रहा हूं मुफ्ती साहब आऊंगा और बहुत सारी बातें करूंगा, मैं सबको मौका देना चाह रहा हूं। फिरोज बख्श साहब, जिस तरह से आपने, मुफ्ती साहब ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का जिक्र किया, RSS नहीं, 2003 में हमने RSS और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को बिठाकर ये बात की थी कि हम पुल का काम कर रहे हैं। और हमने ये बात की थी कि जिस वक्त हमारे इस आंदोलन के बाद हमने बीजेपी को सपोर्ट किया, तो मुझसे पूछा लखनऊ में प्रेस वालों ने कि आपने बीजेपी को क्यों सपोर्ट किया? तो हमने उनसे कहा कि बीजेपी को हमने इसलिए सपोर्ट किया कि करप्शन नीचे है और राष्ट्र ऊपर है।
हम इसलिए कि जो राष्ट्र की बात करेगा, राष्ट्रीय एकता की बात करेगा, अखंडता की बात करेगा। अब क्योंकि ये मुल्क तकसीम के वक्त किन्होंने तकसीम कराया, कौन था, हम उसमें जाना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमानों के बात ना हो, बल्कि एक भारतीयता की बात हो। बहुत बड़ी बात, भारतीय, जब एक अमेरिकन अपने आप को अमेरिकी होने पर फख्र करता है, तो एक टीम ऐसी बन गई है, हमारे आकिब भाई और ये इधर फिरोज साहब और अन्य लोग जो आए हैं, ये सब नई ऊर्जा लेकर के आए हैं, और हम उन लोगों को बिल्कुल नाकाम करेंगे और भी सवालों के साथ जो हमारे अंदर दूरियां पैदा करते हैं। हम कुर्बत लाने की कोशिश करें। और भी सवालों के साथ सर, मुफ्ती साहब ने जो बात कही, फिरोज साहब, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच काम कर रहा है और भी इदारे काम कर रहे हैं। अगर आरएसएस को दूरी होती तो वो कभी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का को संरक्षण नहीं देता। अगर भारतीय जनता पार्टी को दूरी होती तो कभी अल्पसंख्यक मोर्चा अपने यहाँ नहीं बनाता। तो चीज़ें तो बदली हैं, लोगों ने भी इसको स्वीकार किया, लेकिन उस बड़े पैमाने पर नहीं जैसा कि होना चाहिए। तो मेरा सवाल आपसे ये है, आपसे भी यही है कि क्या वो हालात बनने में, मतलब मैं किसी एक पार्टी के लिए विश्वास जताने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये डर को खत्म होने में फिरोज बख्श साहब क्या उतने ही साल लगेंगे, क्या उतना ही वक्फा लगेगा क्या? इमरान, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है और आपने पूछा है कि कितना वक्त लगेगा इस डर को। देखिए, डर की जो शुरुआत है तो 60-70 साल पहले हुई थी, इससे पहले की चल रही है। अब मैं समझ रहा हूँ जितना लंबा ये डर चला है उतना ही कम वक्त इस डर के जाने में लगेगा। मेरा ख्याल तो यह है इस टर्म के बाद ये डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब मौका मिला है बीजेपी को। मैं बता रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ। देखिए क्या है, अभी मुफ्ती साहब एक जिक्र कर रहे थे, आरएसएस के जो लोग हैं वो ईमानदार खालिस लोग हैं, वो अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। सनातन धर्म कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, हिंदुत्व कह लीजिए, ये खालिस लोग हैं। उसी तरह से मुसलमान भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। आरएसएस वाले जो लोग हैं मोमिन हैं अपने, हम भी मोमिन हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने सही बात कही कि पुल बनाने चाहिए। देखिए, आप मुझे एक बात याद दिला दी मुफ्ती साहब ने, जो काम ये कर रहे हैं 2003 से, मुझे फख्र है इस बात का कि 1996 से मैं भी बतौर एक जर्नलिस्ट ये काम कर रहा हूँ। मैं मुसलमानों के अखबारात में लिखता हूँ, चाहे वो उर्दू के हों, हिंदी के हों या फिर वो अंग्रेजी के हों, कि भाई हम सब एक हैं और राजनीति के अंदर किसी को अछूत ना मानो। जो भी अच्छा काम करे, चाहे वो कांग्रेस का हो, शिवसेना का हो, सपा का हो, बसपा का हो, भाजपा का हो, अच्छे कैंडिडेट को वोट दीजिए। मेरा ख्याल ये है कि इस दौर के अंदर, इस 5 साल दौर में मुसलमान ये समझ जाएगा कि कौन उसका दुश्मन है, किसने उसको बतौर वोट बैंक इस्तेमाल किया, कौन उसके लिए विजन से काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है। अब ये वक्फ की जो ज़मीनें हैं, इन पर बिल्कुल सही ईमानदारी के साथ इस पर स्कूल भी बनेंगे, हॉस्पिटल भी बनेंगे, और जो बेवाएँ हैं उनके सिलसिले का भी काम होगा। और जिस तरीके से दरगाह है आपकी अजमेर की, इस कदर वहाँ की फंडिंग की जो मैं समझता हूँ वहाँ बेईमानियाँ हो रही थी, वो भी मैं समझता हूँ रुकेगी। तो ये मैं समझता हूँ कि इस सरकार को जो 5 साल मिले हैं इतना अच्छा काम करेगी कि वो मुसलमान जो कि कांग्रेस को ये समझ के वोट देते थे, इस तरह से वोट मुसलमान ने 60-70 साल कांग्रेस को ऐसे वोट दिया है कि नाउजुबिल्लाह, कुरान में लिखा हो कि ऐ मुसलमानों कांग्रेस को वोट दो। ठीक है, अब ऐसा है, ऐसा सब कुछ नहीं है। मुसलमान सब कुछ समझ गया है, अब मुसलमान सबको वोट देता है। और मेरा ख्याल है कि 5 साल मोदी जी का जो राज है, मोदी जी ने जो मुसलमानों से कहा है कि एक हाथ में कंप्यूटर, एक में कुरान, तो मुसलमान इसको देखेगा, आगे बढ़ेगा, लेकिन ये डर भी निकलेगा और मुसलमान का भला भी होगा सही मानों में। आतिफ राशिद साहब, लेकिन जब तलाक बिद्दत को लेकर कानून बनाने की बात होती है तो ये कहकर परसेप्शन बनाया जाता है कि आप मजहब में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उसको शरीयत का जामा पहनाने की कोशिश की जाती है, वो ढाल लगाई जाती है जो कि बहुत काम करती है, और ये बताने की कोशिश की जाती है कि धीरे धीरे तुम्हारे मजहब में मुदाखलत कर देंगे, तुम्हारी जो परंपराएं हैं, तुम्हारे जो रिवाज हैं, तुम्हारी जो शरीयत है, उसमें भी जो है दखलंदाजी करेंगे। इस तरह का भी डर बैठाने की कोशिश की जाती है। कुछ बयानात भी आते रहते हैं जिसको लेकर के उसको और ज्यादा यहां से ये किया जाता है कि हाँ देखो, तुम्हें डराने के लिए इस तरह की बात कही जा रही है या तुम्हारे ऊपर ये बात कही जा रही है, तो उसको कैसे दूर किया जाए, उस पर भी क्या काम हो रहा है? देखिए, ऐसा है, अभी आज मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने ऐलान करा कि 5,70,000 ऐसी वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं जिन पे कुछ लोगों ने नाजायज कब्जे कर रखे हैं। अब जब उनसे कब्जे छीने जाएंगे तो वो कुछ तो बोलेंगे ना, है ना। ऐसे ही जब मदरसा मॉडर्नाइजेशन की बात होगी, मदरसे में अच्छी तालीम की बात होगी, तो वहां जिनकी फर्जी रोटियां चल रही हैं तो वो कुछ तो बोलेंगे ना। जिनकी सियासी जमीनें सरक रही हैं वो कुछ तो बोलेंगे ना। उसके लिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता। मैं आपको एक बात कह के अपनी बात कंप्लीट करता हूं।
देखिए, अभी फिरोज बख्श साहब भी कह रहे थे, मुफ्ती साहब भी कह रहे थे, सीमा जी भी कह रही थी कि पास आएंगे, दूर जाएंगे, वोट मिलेगा नहीं मिलेगा। मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने स्पष्ट कहा है कि हमारे लिए विकास का मसौदा जो है वो वोट का सौदा नहीं है। वोट आप किसी को भी दीजिएगा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। आप तय करिएगा 5 साल बाद, जब 5 साल बाद भारत, देखिए वोट की बात तो ऐसी है, आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, गांव के गांव ऐसे हैं जिन्हें किसान निधि के तहत 2-2 हजार रुपए पूरे गांव में पहुंच गए। मुसलमान, अच्छा और बताता हूं आपको, आप श्रीकांत शर्मा उत्तर प्रदेश के इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर हैं, उनसे पूछिए कि आपने उत्तर प्रदेश के कितने गांवों में बिजली पहुंचाई, पता चलेगा आपको सबसे ज्यादा गांव मुसलमानों के होंगे। जनधन योजना के तहत जो बैंक खाते खुले तो आपको पता चलेगा उसमें सबसे ज्यादा मुसलमानों के खुले। क्यों खुले? क्योंकि मुसलमान कभी इस लायक बनाया ही नहीं था पिछली सरकारों ने कि वो बैंक के सामने से भी निकले। सामने से निकलते हुए डरते थे बैंक के सामने से। बिजली उनके गांव में पहुंचाने की जरूरत ही नहीं समझी। क्यों नहीं समझी? क्योंकि जो उस वक्त की तथाकथित सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज थी जो चुनाव जीत गई थी, उन्होंने कहा आपको बिजली की क्या जरूरत है, हमने तो आपका काम कर दिया। हमने कांग्रेस ने या सपा ने या बसपा ने, हमने भाजपा को चुनाव हरा दिया, अब तो आपका काम हो गया। उल्टा एहसान रखते थे हम, वोट हमारा राज तुम्हारा। हमारे यहाँ के जो सेकुलर, अब उनकी जमीनें सरक रही हैं, उनकी जमीनें सरकेंगी, स्वाभाविक है वो उस पर रिएक्शन करेंगे। प्रधानमंत्री जी का मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं, सबका साथ सबका विकास का नारा 2014 में दिया था, उसको वास्तव में साकार किया था, उसको जमीन पर उतार कर दिखाया था। जब शौचालय बना रहे थे ना, तो ये घर नहीं देखते थे कि हिंदू का है कि मुसलमान का है, हर घर में शौचालय बनाने का क्योंकि लक्ष्य लिया था, इसलिए उस लक्ष्य को साकार किया। उन्होंने ये सपना लिया था कि स्वच्छ भारत अभियान, तो झाड़ू लगाने के लिए वो ये नहीं देखते थे कि मुसलमान के घर के आगे झाड़ू लग जाए ना लगे और हिंदू के आगे लग जाए, नहीं, उनको अपना वादा निभाना था, 100% हिंदुस्तान को स्वच्छ दिखलाना था। तो एक तरफ से जो सफाई अभियान शुरू हो रहा था, तो हिंदू का घर आए या मुसलमान का घर आए, सबके घर के आगे सफाई हो रही थी। अभी वही बात मैं आपको आगे कह रहा हूं कि 2019 में चुनाव जीतने के बाद जब ये एक नारा दिया है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, जब विश्वास जीतने की बात करी है ना, तो वो ये जानते हैं कि मुझे जिन लोगों ने अभी तक विश्वास नहीं दिया है उनका विश्वास कैसे जीतना है। लेकिन मैं आपकी बात मान रहा हूं आतिफ राशिद साहब, लेकिन मजहब जो एक ऐसी चीज है ना जिससे लोगों को बहुत जल्दी बरकरार जा सकता है, और जो लोग हैं वो अभी भी मुसलमानों को, जो शायद ज्यादा जज्बाती होते हैं, मुस्लिम कौम इस्लाम को मानने वाले हो सकता है ज्यादा जज्बाती होते हैं, तो वो सबसे अच्छा हथियार होता है उनको रोड पर लाने का, उनको भड़काने का कि तुम्हारे मजहब में मुदाखलत होगी। आप देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कितनी महिलाओं को सड़क पर उतार दिया था तलाक के बिदअत के खिलाफ। जब इस सरकार ने कोशिश की थी, कितनी महिलाओं को सड़कों पर उतार दिया था। वो कभी मुस्लिम बच्चियों से या किसी और बच्ची से रेप होता है तो वो मुस्लिम महिलाएं कभी नहीं उतरती। महिला तो महिला है ना, उसके खिलाफ जाती हुई तो महिलाओं को आगे आना चाहिए। तो ये दिखाता है कि कैसे आपका मजहब का इस्तेमाल किया जाता है। उस सबका एक ही उस सबका एक ही समाधान है कि मुस्लिम लोगों को तालीम के मैदान में आगे लाने की जरूरत है। सरकार ने उस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। हमारी वो वक्फ की लाखों करोड़ों रुपए की, खरबों रुपए की संपत्तियां जो अभी तक लोगों के अपने निजी इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल की जा रही है, अब वहां हमारे स्कूल खुलेंगे, अब वहां हमारे कॉलेजेस खुलेंगे, अब वहां हमारे हॉस्पिटल खुलेंगे। और ऐसा नहीं है कि उनमें सिर्फ मुसलमान ही फायदा उठाएंगे, बल्कि हर हिंदुस्तानी फायदा उठाएगा। बराबरी का हक इसे कहते हैं। अभी डॉक्टर सीमा जी कह रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिया है। विशेष अधिकार देकर पिछले 70 साल में 42% मुसलमान आज भी अशिक्षित हैं। कौन सा विशेष अधिकार है जो 70 साल में हमको 100% शिक्षित नहीं कर पाया है? नहीं, वो अधिकार असल में जिद करने का अधिकार था, जिद्दी बनने का अधिकार था, अपनी मांग मरवाने के लिए अड़ने का अधिकार था, जिसका बहुत दुरुपयोग हुआ है और उससे मुसलमान पीछे चला गया। उससे मुसलमान पीछे चला गया जी। वो हमको हमारे तथाकथित नेताओं ने दिया। बिल्कुल, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, कि उस अधिकार का दुरुपयोग करवाया जो गया है
उसने मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर दिया। मैं आ रहा हूं सर आप लोगों के पास, एक और वक्फा मुझे लेना पड़ेगा, एक और ब्रेक लेना पड़ेगा, इसके बाद इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि आप सुनेंगे, आप समझिए, अपनी खिड़की दरवाजे दिमाग के खोलिए और इसको इस लिहाज से समझिए, ये किसी पार्टी, किसी सरकार, किसी प्रोपेगेंडा को बढ़ाने की कोशिश नहीं है। ये सच्ची बात है, सीधी बात है, सही रास्ते की बात है। जो हो रहा है उस पर और क्या तबसरा किया जाए, यहां बैठकर लोगों को लड़ाया जाए, यहां बैठकर के इतना वक्त गंवा दिया गया जाए। अगर 1 घंटे का ये प्रोग्राम है तो 40 मिनट इसी में गंवा दिए जाए कि तुमने पहले क्या किया, तुमने वैसा किया, तुमने ऐसा किया। इसलिए मैंने कोशिश की कि सही लोगों को बिठा करके सही बात सामने आए जो सच्ची है। इस पर हम बात करते हैं एक और छोटे से वक्फे के बाद। तो वजारत अक़लियती फलाह बहबूद का ये कहना है कि हमने अल्पसंख्यकों के लिए ख़ासतौर से बिलखुसूस मुसलमानों की अगर हम बात करें तो अब तक 100 दिनों तक जो योजनाएं चल रही थी, उन विकास योजनाओं को, उन तरक्की के मंसूबों को पीएम जन विकास प्रोग्राम के तहत 308 जिलों में कर दिया है। मतलब बहुत तेजी से शुरुआत में इतने बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं ताकि हमारी जिंदगी में कुछ अच्छाई आए, जिंदगी सुकून भरी हो, हमारी नस्लें सुधर जाएं। ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा काम है और इसको कम्युनिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए चैलेंज के तौर पर और उसमें साथ देना चाहिए। बड़ी बात यह है, कम से कम अपने पुरखों की जो सोच थी उसको तो सोचिए और अपनी आने वाली नस्लों के बारे में सोचिए कि हम उन्हें कैसा हिंदुस्तान देकर जाएंगे। ये गोल्डन चांस है, अल्लाह 1-2 बार चांस बहुत अच्छे से देता है, उसको समझना पड़ता है, इस पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। कुरान करीम भी ये कहता है कि गौर करो, गौर करो, गौर करो। वो दिमाग इंसान के ही पास है। मैं डॉक्टर सीमा सिंह के पास आना चाहूंगा। डॉक्टर सीमा सिंह, आपने चर्चा को सुना, हम आखिरी मरहले में हैं इस चर्चा के, इस बातचीत के। मैं जानना चाहूंगा कि जो डर को लेकर के बात हुई, आप लोगों ने बताया कि डर कैसे दूर होगा और उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि आतिफ साहब ने कि डर और वो सारी बातें वो जो जिसको करना करें, हम अपना काम करते चले जाएंगे। आपको साथ देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए, आप सोचना 5 साल बाद जो आपको करना है, हम अपना काम करते चले जाएंगे। ये बहुत बड़ी सोच है, ये हर किसी के बूते की बात नहीं है। ह्यूमन नेचर होता है इंसान का कि जो साथ नहीं दे, जो आपको हमेशा विरोध का निशाना बनाता रहे, आप भी ये सोचते हो कि जाने दो, छोड़ो, अब हम इतने पावर से हैं, जाने दो, इनको ऐसे ही रहने दो। लेकिन ये कितनी बड़ी बात है कि एक हुकूमत, एक पूरा सिस्टम ये सोच रहा है कि नहीं, कोई साथ दे ना दे, हमें इनके लिए काम करते जाना है, इसलिए क्योंकि ये हमारा हिस्सा है, इनके बिना हम अधूरे हैं, इनके बिना साथ चले हम नहीं चल सकते इस लंबे सफर में। देखिए, ये बात मैं अभी यहाँ पे डिस्कशन भी हुआ था और मैंने पहले भी बोला कि जो 20% के आसपास आबादी है, इसको आप डेवलपमेंट से आइसोलेट करके कंट्री को स्ट्रांग नहीं बना सकते। मेरे हिसाब से जो इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा, जो पिछले
शासित सरकारों ने किया, उन्होंने मुसलमानों को न केवल भाजपा के नाम पे डराया, ये बोला गया कि तुम पहले मुसलमान हो उसके बाद भारतीय हो, और उनके अंदर ये चीजें कूट कूट करके भरी गई कि तुम्हारे धर्म पे हमला हो रहा है, तुम्हारे धर्म पे हमला हो रहा है, तुम्हारे धर्म पे हमला हो रहा है। अगर आप इस 2019 के इलेक्शन को देखिए, मुझे याद है इमरान भाई, फतवे निकलते थे कि आप इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे, और बड़े बड़े नेता जा करके मौलानाओं के पास जाते थे कि आप हमारे फेवर में फतवा निकालिए। अगर आप 2019 का इलेक्शन देखिए तो फतवा की वो टेंडेंसी गायब है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं मुसलमान खुद डिसीजन लेने की स्थिति में आ रहा है। वो अब इस चीज की एनालिसिस करने लगा है कि हम गुलाम कौम नहीं है, कि जो हमसे हमारे लीडरान कहेंगे हम वो काम करेंगे। सो कॉल लीडर, उनके एक्चुअली वो लीडर भी नहीं है, वो एक डोमिनेटिंग लोग हैं जो चाहते हैं कि ये पूरी की पूरी कौम उनकी बन करके रहे। तो मुझे लगता है कि इन 5 सालों में ये सरकार, और मेरा सबसे निवेदन है जो लोग यहाँ पे हैं वो मुसलमानों के अंदर इस चीज को और ज्यादा प्रमोट करें कि बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आपको इस देश को आगे बढ़ाने में पूरे तौर से साथ में आपको आना है। सरकार ने आपकी तरफ कदम बढ़ा दिया, आपको सरकार की तरफ कदम बढ़ाना पड़ेगा। मेरे पास सिर्फ 4 मिनट बाकी है दरअसल, तो मैं चाहूंगा सबकी थोड़ी थोड़ी बात हो जाए। मैं फिरोज बख्श साहब के पास एक बढ़ाना चाहूंगा। मेन जड़ जो है फिरोज बख्श साहब, फिर भी दिखाया जाता है तुम्हारे साथ मॉब लिंचिंग हो रही है, तुम्हारे साथ खास तौर से तुम्हारे खाने पीने पर पाबंदी लगाई जा रही है, तुमको तुम्हारे हिसाब से चलने दिया रहा है। इस डर से कैसे पार पाया जाए? और कुछ वाकयात हैं जिनको बार बार उजागर किया जाता है, उठाया जाता है। देखिए जल्दी सर, मैं माफी के साथ कहूंगा। हाँ नहीं, देखिए मॉब लिंचिंग चाहे जिस सरकार में भी हुई है, इस सरकार में भी हुई है, हम उसके साथ नहीं हैं, हम उसकी सख्त मुखालिफत करते हैं। लेकिन एक बात ये बताइए कि नैले के अंदर हजारों मुसलमान मारा गया कांग्रेस के राज में, उसकी लोग बात नहीं करते। और यहाँ पे अखलाक से लेकर 30, 40, 50 लोग मारे गए, पूरी दुनिया में उनका जो है उनके न्यूज़ पहुँच गई। तो ये नहीं होना चाहिए, कहीं नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए डराना, जिस तरह से डराया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और एक अच्छी बात इन्होंने कही सीमा सिंह ने कि ये जो इस्लाम ख़तरे में, इस्लाम कभी ख़तरे में, किसी दौर में ख़तरे में नहीं रहा। अल्लाह का शुक्र है, इस्लाम को बचाने वाला अल्लाह है। और आज की सरकार मोदी इस्लाम को बचाने वाले हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि सरकार आरएसएस मुसलमान के दुश्मन है, तो उनको जवाब उसका मिल जाएगा। जैसे आतिफ ने अभी कहा था कि हम तो अपना काम करते रहेंगे। और आखिर में बात मैं कह के इजाज़त लूँगा आपसे कि यहाँ पे हिंदुस्तान में ना तो आप हिंदू कार्ड खेलें, ना मुस्लिम कार्ड खेलें। और मुसलमानों से भी, अपने दोस्तों से कहूँगा कि अब ये छोड़ दीजिए शोर मचाना अपने इलाकों में, कि जो कैंडिडेट कांग्रेस का, सपा बसपा का, बीजेपी को हराने की ताकत रखता हो उसको वोट दें। इस घेटो मेंटालिटी से बाहर आइए और एक इंडिया कार्ड खेलिए। डोंट प्ले हिंदू कार्ड और मुस्लिम कार्ड, जस्ट प्ले वन कार्ड एंड दैट इज इंडिया कार्ड। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी। मुफ्ती साहब जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा, फिर मैं उनके पास जाऊंगा। आतिफ राशिद साहब को भी सुनूंगा जल्दी से जी। नहीं, देखिए सबसे अहम बात तो आज जो ये वक्फ इमलाक से मुताल्लिक जो फैसला वक्फ काउंसिल ने लिया है, ये वाकई उन सारी रूहों को, वो रूहें सब खुश होंगी जिन्होंने हमें ये अपने औलाद को ना दे के हमारे लिए वक्त दरअसल जाना है। इसलिए एक बार मैं उनके लिए उनको सुन लेता हूं, उनको जल्दी से सुन लेता हूं। मुफ्ती साहब फिर आ रहा हूं आपके पास। आदिल साहब जी, फाइनल कमेंट सर आपका, आपको जाना है इसलिए जी। मैं एक ही बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के हुए न उधर के हम। जो कौम जिसका अकीदा खुदा से डरने का है, जिसका अकीदा खुदा से डरने का है, उस कौम को सीएम पीएम से डराने का काम ना करें। अगर वाकई में आप कौम के हमदर्द हैं, वो लोग जो 70 सालों से ठेकेदारी करते आए थे, तो वास्तव में अब जमीन पर उतर कर आ जाइए। इस कौम की थोड़ियों में हाथ डाल दीजिए, इसको छोटे छोटे वाकयात से डराने की कोशिश मत कीजिए। मैं कोई इस तरीके की बातें आपसे नहीं करूंगा कि कांग्रेस के राज में ऐसा हुआ या सपा के राज में ऐसा हुआ। मैं सिर्फ आपको छोटी सी बात बता रहा हूं। एक मुजफ्फरनगर में हादसा हुआ था अखिलेश की याद सरकार में, तो उसका रिएक्शन क्या हुआ। एक अलीगढ़ में हादसा हुआ योगी जी के राज में, उसका रिएक्शन क्या हुआ। क्या वहां पे कोई हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ? आप उठाकर देख लीजिए। आप 20 साल पहले का हिंदुस्तान उठाकर देख लीजिएगा इमरान भाई, गली गली में बात बात पर हिंदू मुस्लिम दंगे हुआ करते थे। है आप पिछले 10 साल का, 5 साल का हिंदुस्तान उठाकर देख लीजिए, दंगा मुक्त हिंदुस्तान हो गया है। और दाढ़ी टोपी को 2004 से 2014 के बीच में जो ब्रांड आतंकवाद बना दिया गया था ना, वो ब्रांड आतंकवाद खत्म हो गया। आप पिछले 2014 से 2019 के कार्यकाल का एक भी ऐसा वाकया नहीं बता सकते कि किसी मदरसे में एनआईए घुसी हो और पब्लिक ने विरोध करा हो।
आप ये नहीं बता सकते कि कोई एनकाउंटर हुआ हो उस पर सवाल उठाओ, लेकिन 2004 से लेकर 2010 तक केवल ये सरकार दो ही बातों के लिए पहचानी गई है, नए नए भ्रष्टाचारों के लिए और कभी हमेशा फर्जी गिरफ्तारियों के लिए, फर्जी आतंकवादी मुठभेड़ों के लिए, उसके लिए पहचान। हमने कोई आतंकवादी छोड़ा नहीं है, न छोड़ेंगे, लेकिन बेगुनाह न कोई फंसा है, आतंकवादियों को छोड़ा है और न छोड़ेंगे, लेकिन इसके नाम पर लोगों को बदनाम नहीं होने देंगे। बहुत बड़ी बात है। एक दाग को मिटाना, वो भी छोटे वक्फे में, बहुत बड़ी बात है। वरना तो आप सही कह रहे थे कि पूरा सिस्टम उनके खिलाफ हो गया था और एक सिंबल बन जाता था आतंकवाद का। ये बहुत बड़ी बात है। ये मेंटलिटी मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं। मुफ्ती साहब, मैं माफी चाहूंगा। मैं कह दूं जरा, चलिए अपनी बात रखिए, एक मिनट में अपनी बात। देखिए, एक अहम बात यह है कि जो ये इसमें ट्रांसपेरेंसी जो आई है और आज जो वक्फ काउंसिल ने जो फैसला लिया है, ये बहुत ही एक अच्छा कदम है। और जहां तक मुसलमानों को वर्गलाने का मामला था, वो अब मैं समझता हूं कि वो वक्त आ गया है कि मुसलमान भी समझ रहा है और ये हमारी तपस्याएं जो है खाली नहीं जाएगी। और जो वजीर आजम जो अपना एक प्लान लेके चले हैं, अगर सरकार बनने से पहले कोई बात होती तो कुछ और था। ये तो तमाम मेजोरिटी में आने के बाद वो बात कह रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि उनकी ईमानदारी और ये उनके कर्मठता की बात है और सारी सरकार इसके लिए मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और खासतौर से अकलियती जो मिनिस्टर हैं वो इसे और आगे लेके चले और बढ़िया से टीम बनाएं। होता है क्या, और ये सरप्राइज के लिए जाने जाते हैं वजीर आजम, उनका काम करने का तरीका। तो नए नए सरप्राइज मिलेंगे जो अच्छाई के लिए होंगे, फलाह बहबूद के लिए होंगे। उम्मीद है कि जिंदगी संवरेगी, जिंदगी बेहतर होगी। और क्या चाहिए, एक इंसान अच्छे सुकून से जीना चाहता है, अपनी मजहबी प्रैक्टिस को ढंग से करना चाहता है और एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता है, सुकून चाहता है। यही अगर कोई सरकार चाहे तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का, आतिफ साहब, फिरोज बख्श साहब, मुफ्ती शमूल कासमी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर सरकारों का शुक्रिया। आप रईस इस्लाम के साथ थोड़ी देर बाद देखेंगे आप सलाम हिंदुस्तान, मेरे साथी मुमताज के साथ।